नमस्कार शिक्षक साथियों, आपके अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को बात करेंगे। पहला कि प्राण जिनका आ गया है उनको अब क्या करना है। दूसरा एचआरएमएस और बोर्डिंग क्या होता है। और तीसरा वेतन मिलने का क्या प्रोसेस है। और सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षक साथियों को प्राण के संबंध में क्या करना है। इन चारों चीज़ों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि जानना हम शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए साथियों, बारी बारी से हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इससे पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि शिक्षा विभाग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जिनका प्राण आ गया है, जिनका प्राण नंबर आ गया है, तो ईमेल अपना ईमेल खोलिएगा, तो उसमें देखिएगा कि मैसेज आया है एक। उस मैसेज में लिखा होगा कि आई पिन जनरेट करने के लिए, आई पिन जनरेट करने के लिए यानी कि IPIN जनरेट करने के लिए और TPIN जनरेट करने के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि ये IPIN नंबर क्या होता है, जनरेट करना क्या होता है, और TPIN जनरेट करना क्या होता है। पहले हम लोग इस बातों की चर्चा करेंगे कि IPIN नंबर होता क्या है और TPIN नंबर होता क्या है, और इसको जनरेट करना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या लाभ है। और जहाँ तक इसको प्रोसेस करने की बात है तो ये ऑनलाइन होती है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसको ऑनलाइन जनरेट क्यों किया जाता है, क्योंकि इस वीडियो में अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सिर्फ इतना जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि IPIN नंबर जनरेट करना क्यों आवश्यक है और TPIN जनरेट करना क्यों आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम खाता में IPIN मतलब इंटरनेट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। IPIN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह एक व्यक्तिगत सुरक्षा कोड है जो आपके NPS खाता को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए आप किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं अपने NPS खाता से संबंधित। इसे आप NPS पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉगिन कैसे करना अभी बताया था हमने कि लॉगिन करना है, इसको ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। IPIN को यहाँ पर लिखा हुआ है कि IPIN को NPS खाता से संबंधित सेवाओं का उपयोग करने, जैसे कि योगदान जमा करने, खाता स्थिति देखना, व्यू एंड डाउनलोड ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। IPIN नंबर का सब्सक्राइबर डिटेल्स अपडेट करने के लिए IPIN नंबर का उपयोग किया जाता है, और कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए या उसका लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे है कि IPIN केवल आपको व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है और इसे आपके द्वारा NPS में रजिस्टर करते समय सेट किया जाता है। आगे क्या है, NPS अकाउंट में TPIN नंबर। अब देखिए, TPIN नंबर की चर्चा हो गई। IPIN नंबर में हम लोग तो देख लिए कि IPIN नंबर में क्या होता है। अपना स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, कोई अन्य जानकारी भी ले सकते हैं, अपना पर्सनल डिटेल अपडेट कर सकते हैं, आदि जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये TPIN नंबर जो है, ये TPIN नंबर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये TPIN नंबर जो है, इसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए साथियों, जब आप मोबाइल फ़ोन से कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते होंगे तो वहाँ बताया जाता होगा कि हिंदी के लिए 1 दबाएँ, इंग्लिश के लिए 2 दबाएँ। तो IVRS सिस्टम जिसको बोलते हैं, IVRS सिस्टम, यही IVRS सिस्टम NPS अकाउंट में भी होता है, जिसके लिए आपको TPIN जनरेट करना पड़ेगा ऑनलाइन, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आगे हम यही चर्चा करेंगे कि TPIN जनरेट करने से कौन कौन सा लाभ हमको हो सकता है। तो देखिए, यह एक 4 अंकों का सुरक्षा कोड होता है जिसका उपयोग NPS खाता धारक टेलीफोन या अन्य माध्यमों से अपनी लेन देन संबंधी गतिविधियों को प्रमाणीकरण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। यह TPIN विशेष रूप से उन खाता धारकों के लिए होता है जो टेलीफोन द्वारा अपने NPS अकाउंट से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। मतलब NPS अकाउंट से जुड़ी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं। कौन कौन सी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं, तो पहला देखिए क्या है। पहला है कि NPS के साथ लेन देन, जैसे कि खाता धारक द्वारा टेलीफोन के माध्यम से अपने NPS खाता में योगदान करना या अन्य लेन देन करना। मतलब टेलीफोन से आप ये सब कर सकते हैं। खाता से संबंधित जानकारी प्राप्त करना टेलीफोन से, जैसे कि खाते की स्थिति या पिछले योगदान का विवरण प्राप्त करना। जैसे आप लोग बैंक में फ़ोन करते हैं ना,
अपना सेविंग अकाउंट होगा तो SBI को या PNB को या अन्य किसी बैंक को फ़ोन करते होंगे, अब पूछताछ करते हैं ना, सेम यही प्रक्रिया यहाँ भी है। तो TPIN केवल अकाउंट होल्डर द्वारा ही जाना जा सकता है और यह एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति अकाउंट से संबंधित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच न बना सके। इसे अलग से सेट किया जाता है और कभी कभी इसे अन्य सुरक्षा पिन जैसे अकाउंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से अलग रखा जाता है। TPIN के नंबर के बारे में अन्य बातें क्या लिखी हुई देखते हैं। TPIN एक की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका उपयोग कई NPS सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे है कि TPIN सेट करने के बाद आप विभिन्न गतिविधियों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-2100-080 पर कॉल कर सकते हैं, जैसे प्रत्येक योजना में होल्डिंग, अनुरोध की स्थिति, अंतिम जमा, अंशदान आदि। जैसे हम लोग कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं कोई भी नंबर पर, तो ये कस्टमर केयर नंबर है, TPIN नंबर जनरेट हो जाएगा आपका। तो आप इस पर जब कॉल कीजिएगा, नंबर से कॉल कीजिएगा, प्रोसेस हम बताएंगे ऑनलाइन कैसे होता है अगली वीडियो में। तो उसमें इस बात जब आप यहाँ पर कॉल लगाइएगा तो जो आपकी NPS खाता आपका होगा उससे जुड़ी जो भी आपको जानकारी लेनी होगी इस कॉल पर आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको TPIN नंबर जनरेट करना पड़ेगा। PIN नंबर और TPIN नंबर क्या होता है, तो अगर मोटे तौर पर देखें तो IPIN नंबर से आप स्टेटमेंट अपने अकाउंट का, NPS अकाउंट का कोई डिटेल्स, पर्सनल डिटेल अपडेट कर सकते हैं और TPIN नंबर से टेलीफोन के माध्यम से ज़रूरी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे जो दूसरा सवाल है उस पर अब चर्चा करते हैं। ये HRMS ऑनबोर्डिंग क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। HRMS ऑनबोर्डिंग क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें लिखा क्या है कि HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बिहार में ऑनबोर्डिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह राज्य के सरकारी कर्मचारियों के प्रबंधन, रिकॉर्ड और कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। ऑनबोर्डिंग के महत्व के कुछ प्रमुख कारण ये हैं। ऑनबोर्डिंग का क्यों करना ज़रूरी है, ये अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है कि ऑनबोर्डिंग क्यों ज़रूरी है, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। ये जो पहला पॉइंट है इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। डेटा कलेक्शन और रिकॉर्ड्स, कर्मचारी के व्यक्तिगत, शैक्षिक और कार्य संबंधी डेटा को सही तरीके से एकत्रित किया जाता है जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होती है। दूसरा क्या है, प्रोसेस ऑटोमेशन, मैनुअल प्रोसेस की जगह स्वचालित प्रक्रिया लागू की जाती है जिससे समय की बचत होती है और कार्यों में त्रुटियां कम होती है। तीसरा है कि नियमित अपडेट्स, पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों के विवरण को आसानी से अपडेट किया जा सकता है जैसे वेतन, पदोन्नति, ट्रांसफर आदि। यह विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाता है। देखिए साथियों, जब हम नियोजित थे तब हम लोगों का जो है वेतन विपत्र बनता था, मैनुअली बनता था। अब जो है आपका वो छुट्टी हो या वेतन विपत्र हो, सारी चीज़ें जो है HRMS पोर्टल पर स्वतः दिखाई देगी। वेतन, अगला इंक्रीमेंट कब होगा, सारा चीज़ जो है HRMS पोर्टल पर रहेगा। ये भी हो सकता है कि छुट्टी वगैरह का भी जो है HRMS पोर्टल पर ही अब आएगा। आगे देखते हैं क्या है। देख रहे हैं यहाँ भी लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र वगैरह, पदोन्नति, वेतन, सारा कुछ जो है HRMS पोर्टल, इसलिए HRMS ऑनबोर्डिंग जरूरी है। इसके बाद कर्मचारी सशक्तिकरण, कर्मचारी अपने विवरण, छुट्टियां, अभी बताया मैंने, छुट्टियां, वेतन आदि को स्वयं पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं जिससे उन्हें अधिक जानकारी और सशक्तिकरण मिलता है। पांचवा पॉइंट है समय की बचत और दक्षता में वृद्धि, सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने से कार्यालय के समय और संसाधन की बचत होती है और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ती है। इस प्रकार बिहार के HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग कर्मचारी प्रबंधन को सरल और प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो हम लोगों ने ये समझा कि HRMS जो होता है उस पर कर्मचारी का सारा डिटेल, जैसे वेतन हो गया, पदोन्नति, छुट्टी आदि की जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है। यहाँ तक कि वेतन विपत्र भी, ये सारी जानकारी HRMS पोर्टल पर उपलब्ध होती है। इसीलिए HRMS ऑनबोर्डिंग करना जरूरी है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि बहुत शिक्षक साथी बोल रहे थे कि HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग कौन करेगा, हमको क्या करना है, नहीं करना है, इन बातों की जानकारी हम लोग आगे लेने का प्रयास करते हैं। देखिए शिक्षक साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन मेरा प्रयास है कि हम जो जानकारी आपको दें वो सही दें और
सुव्यवस्थित तरीके से आपको जानकारी प्रदान करें। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे कि दूसरे साथी भी इससे लाभ उठा सकें। बहुत सारे शिक्षक साथी ये बोल रहे थे कि HRMS ऑनबोर्डिंग खुद करना है कि विभाग करेगा। तो इस संबंध में पत्र भी निकला हुआ है। देखिए पत्र में, ये पत्र है 25/2/2025 को निकला है, 593 पत्रांक के साथ निकला है। इसमें देखिए कि इसमें पॉइंट नंबर 3 और 4 इसमें क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3-4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3-4, बल्क डाटा के अपलोड करने के उपरांत संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक का HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हेतु आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा, जिसके आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, यहाँ पर दिया हुआ है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक शिक्षक को HRMS पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। इसलिए शिक्षकों, आपको घबराना नहीं है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये विभाग का काम है। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं इस बात को करेंगे, जो कि राज्य से पत्र निकल चुका है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। और अगर करना ही है तो क्या करना है वो आगे हम बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ टाइप करेंगे HRMS.bihar.government.in। इसको जब टाइप कर लेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में देखिए क्या सब है। इस इंटरफेस में दिया हुआ है पासवर्ड और बाय OTP लॉगिन करने के लिए बोलता है। तो ना आपके पास अभी पासवर्ड होगा और ना ही यूज़र नेम होगा, तो अब करेंगे कैसे। तो दूसरा है, इसमें देखने वाली बात है कि बाय OTP पर क्लिक करते हैं। बाय OTP पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो अब आगे बताते हैं। देखिए बाय OTP किए, तो बाय OTP भी अगर करते हैं तो लिख के आ रहा है कि यूज़र नेम बताने के लिए बोल रहा है, यूज़र नेम लिखने के लिए बोल रहा है। तो यूज़र नेम भी नहीं है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे। तो आगे करेंगे क्या, फॉरगेट यूज़र नेम पर करेंगे क्लिक, फॉरगेट यूज़र नेम। तो देखिए इंटर मोबाइल नंबर बोला जा रहा है यहाँ देने के लिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो आपने प्राण में दिया था, प्राण नंबर जनरेट करने में जो मोबाइल नंबर ने आपने दिया था, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। चलिए मोबाइल नंबर अपना इंटर करते हैं। और देखिए जैसे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, गेट यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे। गेट यूज़र नेम पर क्लिक करते हैं तो ये क्या आता है, गेट यूज़र नेम। तो देखिए क्या आया, यहाँ आया कि मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिट, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारियालय के द्वारा अभी आपका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, जो कि आपको नहीं करना है। कि विभाग के कर्मी खुद आपका HRMS ऑनबोर्डिंग करेंगे। और जब HRMS ऑनबोर्डिंग हो जाएगा तब किस तरह का इंटरफेस आएगा वो आपको बताते हैं। क्या होगा, तो इस तरह का आपको आएगा, यूज़र नेम सेंट सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल। जो यूज़र ID आ जाएगा, आप लॉगिन कर सकते हैं उसके माध्यम से। वेतन मिलने का क्या प्रोसेस है, तो वेतन मिलने का जो प्रोसेस है, जब तक आपका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं होगा, जब तक आपका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं होगा, तब तक आपका वेतन नहीं मिलेगा। तो HRMS ऑनबोर्डिंग का काम बहुत ही तीव्रता से हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बहुत शिक्षक साथियों का पेमेंट भी आ चुका है। इसीलिए जिनका प्राण आ गया है, कुछ दिनों का और वेट करें, आपको भी वेतन तुरंत ही मिलने वाला है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक HRMS पर ऑनबोर्डिंग नहीं होगा तब तक वेतन नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि सक्षमता 2 वाले शिक्षक साथी भी पूछ रहे थे कि सर हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, जब तक जिला से आप लोगों के लिए प्राण जनरेट करने का पत्र निर्गत न हो, तब तक आप लोग प्राण के लिए आवेदन नहीं करेंगे। सिंपल सी सीधी बात एक लाइन में, कि अभी आप लोग जब तक संबंधित जिला से पत्र नहीं निकलता है कि सक्षमता 2 वाले प्राण जनरेट करें, तब तक आप लोग
प्राण जनरेट नहीं करें। चूँकि इसका कारण है कि सक्षमता 1 में बहुत शिक्षक साथी राज्य से पत्र जब निकला उससे पहले ही प्राण जनरेट का आवेदन दे दिए थे। बहुत सारे शिक्षक साथी का कैंसिल हो गया था। इसीलिए आप लोग भी घबराएं नहीं, बहुत जल्द पत्र निकलने वाला है आप लोगों के लिए। जब सक्षमता 1 का कंप्लीट हो जाएगा तो 2 का के लिए पत्र निकलेगा और उस पत्र में लिखा होगा कि आप लोग भी प्राण जनरेट कर सकते हैं, और तब जाकर के आप NPS पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन प्रोसेस के साथ अपना प्राण जनरेट के लिए आवेदन देंगे। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए खबर के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।